Welcome students in this new video of extrusion process part 2. फर्स्ट एक्सट्रूशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में और हॉट एक्सट्रूशन और कोल्ड एक्सट्रूशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसी कंटिन्यूएशन में कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में हम फर्स्ट पढ़ेंगे कुकर एक्सट्रूशन। ठीक है, कुकर एक्सट्रूशन का यहाँ पे मैंने डायग्राम रखा है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज रैम। ये है हमारा ब्लैंक, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैं लिखते जा रही हूँ। ये है ब्लैंक, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का, दिस इज डाई। दिस इज अगेन रैम एंड दिस पार्ट इज दिस एक्सटेंडेड पार्ट इज एक्सट्रूडेड पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये फर्स्ट स्टेज है और ये है सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, सिंपल है। ये जो ब्लैंक दिख रहा है ये कप के शेप में आपको नजर आ रहा है, तो हम पहले से ही किसी एक्सट्रूशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके एक छोटा सा कप के शेप का ब्लैंक बना करके रख लेते हैं। ठीक है, फिर हम डाई इस्तेमाल करते हैं, उस डाई में इस कप को फिट कर देते हैं और ऊपर से इस रैम को फिर जब ये अच्छे तरीके से फिट हो जाता है तो रैम को हम ऊपर से इसके ऊपर लेकर के आते हैं और प्रेस करते हैं। प्रेस करने की वजह से यहाँ पे जो नीचे में कैविटी है आप देख सकते हैं, ये कैविटी जो है ये फिल होने लग जाती है, यानी मेटल का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ दबाव के कारण नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और इस प्रकार का आकार वो ले लेता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में उसका आकार प्रकार बताया गया है यहाँ पर। ठीक, तो सिंपल सा प्रोसेस है। इसी चीज को मैं इंग्लिश में आपको एज अ नोट्स के फॉर्म में बता देती हूँ। इन द हुकर प्रोसेस, in the Hooker extrusion, a cup is first formed by a suitable working operation. Extrusion then consists of elongating and thinning the wall of cup using punch and die। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में दिया गया है। ठीक है, किस तरह के मेटल का इस्तेमाल इसमें किया कर सकते हैं कमर्शियली, हम इसमें इस्तेमाल इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड थिन वॉल्ड कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, सीमलेस ट्यूब एंड कार्ट्रिज केसेस, इन सब को बनाने के लिए हम कुकर एक्सट्रूशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड एक्सट्रूशन प्रोसेस है वो जो कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में है। सेकेंड वन इज हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन।
ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन में जहां पर भी हाइड्रो वर्ड आ जाता है तो हम समझ जाते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कोई भी लिक्विड हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम हाइड्रो की बात करते हैं। तो वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, फिर किसी प्रकार का स्पेशल सोल्यूशन भी हो सकता है ना। तो उसका यहाँ पर इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक मतलब किसी भी फ्लूइड का जब हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मीडियम, है ना, एज अ मीडियम फॉर एक्सट्रूशन, तो वहां पर हमको रेजिस्टेंस फोर्स जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स, वो कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। वैसे कि हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस का जो यूज है वो इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा कम किया जाता है, क्योंकि इसमें स्पेशल टूलिंग की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन रेट जो होता है ना वो काफी लो होता है। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन का प्रोसेस। डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंटेनर है, जैसा दिख रहा है आपको, ये कंटेनर है। ये है हमारा रैम। ओके, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ये जो येलो दिख रहा है ये आपका लिक्विड है या फ्लूइड है। ठीक है, ये हमारी डाई है, और यहाँ से ये मेटल है, हमारा मेटल वर्क बिलेट। ठीक है, बिलेट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रैम से जो हमारा पहले क्या होता था अदर एक्सट्रूशन प्रोसेस में, रैम ही हमारे ब्लैंक दबा को दबाता था और सीधे टच में आता था, और उसके बाद क्या होता है कि फिर उसको ढकेलता था, तो यहाँ से एक्सट्रूडेड पार्ट निकल के बाहर आता था डाई के माध्यम से। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, रैम जो है अपना दबाव पानी पर बनाता है। पानी को प्रेस करते हैं, पानी मतलब तरल पदार्थ, पानी नहीं है यहाँ पर कहने का मतलब, कोई भी जो भी फ्लूइड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उस फ्लूइड पे ऊपर अपना दबाव बनाता है, और जो उस फ्लूइड का दबाव है वो पड़ता है बिलेट के ऊपर में। ठीक है, तो वो बिलेट जब दबाव को झेलता है तो फिर इस तरफ खसकने लगता है, और अपने क्रॉस सेक्शन को कम करते हुए एक्सट्रूडेड पार्ट के रूप में बाहर निकल करके आता है। सिंपल सा है इसमें। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। In this extrusion method, in this extrusion method, required pressure is applied through fluid medium surrounding the billet. Okay, although the presence of fluid inside the extrusion chamber eliminates the container wall फ्रिक्शन, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके मगर ड्रॉबैक्स हैं, इसके लिमिटेड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, और साथ ही साथ इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी कम होती है, और इसको रूम टेम्परेचर में ही किया जाता है। तो फ्लूइड कौन कौन से इसमें इस्तेमाल किया जाते हैं, द फ्लूइड विच आर यूज्ड आर नॉर्मल पानी यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इथिल SAE30, ये एक तरह का मिनरल लुब्रिकेटिंग ऑयल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें 10% अल्कोहल मिक्स होता है।
तो इस तरह से ये सारी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करके हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन को पूरा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस इज आवर इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। ये सारे के सारे कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस के टाइप ही हैं। इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम है इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस का। जो इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस है वो जस्ट हुकर एक्सट्रूशन प्रोसेस की तरह ही है, पर इसमें अंतर ये होगा कि जैसे हुकर एक्सट्रूशन प्रोसेस, देखिए फिर से हम डायग्राम देखते हैं। ये है एक्सट्रूशन, हुकर एक्सट्रूशन प्रोसेस। हुकर एक्सट्रूशन प्रोसेस में हम कप बनाते थे और रैम से जब हम उसको प्रेशराइज करते थे तो वो मेटल का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ होता था, ठीक है। मगर इम्पैक्ट एक्सट्रूशन में बस जो अंतर है वो ये है कि हम यहाँ पर अपने ब्लैंक को रखेंगे, यहाँ से हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ जाने के बजाय ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। द पार्ट इज फॉर्म बाय द इम्पैक्ट विद वर्क, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब झटका देना, ठीक है। काफी झटके से, हाई वेलोसिटी से इस वर्क पर आकर के ये हमारा रैम जो है टकराएगा, तो टकराने की वजह से इसके चारों तरफ ये फैलेगा, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा। ओके, तो यहाँ पर हुकर एक्सट्रूशन में नीचे मेटल फ्लो होता है, यहाँ पर इम्पैक्ट एक्सट्रूशन में मेटल का फ्लो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इसी को हम लिख लेते हैं। इन इम्पैक्ट एक्सट्रूशन, दिस इज फॉर योर नोट्स, ओके। फॉर इम्पैक्ट एक्सट्रूशन the punch descends at a high speed and strikes the blank, extruding it upwards, जैसा कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, ठीक है। the thickness of the extruded tubular section is a function of the clearance between the punch and the die cavity, okay? पंच और डाई कैविटी के बीच में जितने गैप रहती है उतने गैप में हमारा जो मेटल है वो फैल जाता है ऊपर की तरफ में, okay? इसका इम्पैक्ट एक्सट्रूशन का इस्तेमाल किया जाता है लीड के प्रोडक्ट के लिए, एल्यूमिनियम के लिए मैंगनीज का इस्तेमाल करते हैं हम, टिन, जिंक एंड देयर अलॉयज, ये सारे मेटल को हम यूज कर सकते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, एंड देयर alloys. Next is the fourth cold extrusion process is cold extrusion forging. Okay, कोल्ड एक्सट्रूशन फोर्जिंग, ये मैंने यहाँ पे भी इसका भी डायग्राम रखा हुआ है, यहाँ पर 3 स्टेजेस में है। कोल्ड एक्सट्रूशन फोर्जिंग प्रोसेस जो होता है ये सिमिलर टू इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है उसकी जो मोटाई है, जो उसके वॉल्स, जैसे कि हमने अभी देखा इम्पैक्ट एक्सट्रूशन में इसमें काफी पतले वॉल बनते हैं, मगर
कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस के से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसके जो वॉल की थिकनेस है, ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, इसकी जो वॉल की थिकनेस है वो इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस के मुकाबले में काफी मोटी होती है और इसकी हाइट जो होती है वो काफी छोटी होती है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये रैम है येलो पार्ट वाला और ये हमारा मेटल है। और एक चीज और, जो कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस होता है उसके नीचे में पिन लगी हुई होती है। ठीक है, इस पिन का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोडक्ट को निकालने के लिए। ओके, इसमें भी दो प्रकार होता है, एक होता है फॉरवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस इसमें, और एक होता है बैकवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो इसकी कलेक्टिव एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ क्या होता है। द पंच in this extrusion process, okay, the punch slowly descends over the blank kept on the die. Kept on the die, thus forging some metal between the punch and the die, and the die and rest being extruded through the clearance between, ये between का साइन है, between the punch and die side walls. Okay, the side walls, the side walls are short and thick with any profile in the edge. ठीक है, मोटे रहेंगे और छोटे रहेंगे। So this is the cold extrusion process. ये डायग्राम आप लोग अपने नोट्स के लिए इसको बना लेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रूशन डिफेक्ट्स। एक्सट्रूशन डिफेक्ट्स, इसमें कितने प्रकार के एक्सट्रूशन डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली जो एक्सट्रूशन डिफेक्ट्स है, पहले तो एक्सट्रूशन के दौरान जो डिफेक्ट होगा उसको नाम हम देते हैं एक्सट्रूशन डिफेक्ट्स ओनली। ठीक है, सेकेंड होता है सरफेस क्रैकिंग, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी इसको। एंड थर्ड वन इज इंटरनल क्रैकिंग। एक्सट्रूशन डिफेक्ट्स जो होती है, ठीक है, वो जनरली पाइप में है ना, टेल पाइप जब हम बनाते हैं, फिश फॉलिंग बनाते हैं, फिश फेलिंग बनाते हैं, तो उसमें ही हमको नजर आती है। ये क्यों होती है? ड्यू टू द बैक फ्लो ऑफ द मटेरियल। हम जब भी एक्सट्रूशन करते हैं तो मटेरियल जो है पीछे की तरफ धकेला जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, तो हम उसको पुश करते हैं, है ना, दबाव बनाते हैं, जिसके इस दबाव की वजह से कई बार क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जो है वीक हो जाता है। ठीक, हमारे कई हम पतले पतले वॉल्स बना रहे हैं, मोटी चीजों को, उसका क्रॉस सेक्शन कम कर रहे हैं ना, तो क्रॉस सेक्शन कम करने के दौरान क्या होता है, वो काफी कमजोर हो जाता है और उसकी जो लेयरिंग है वो नॉर्मली क्या होती है, ऑक्सीडाइज भी हो जाती है कई बार। क्योंकि हमारा अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है जिसको हमने प्रॉपरली
मतलब हम हमसे डिफेक्ट हुआ है, डिफेक्ट इन द सेंस कि प्रेशर हमने ज़्यादा लगा दिया है, ओके, या फिर ज़्यादा हमने उसको गर्म किया है, ठीक, फोर्जिंग के दौरान अगर हमसे कोई डिफेक्ट हुआ तो उस तरह के डिफेक्ट, उस डिफेक्ट का जो रिजल्ट है वो हमको ड्यूरिंग द एक्सट्रूशन हमको दिखता है, ओके। तो वो सारी जो एक्सट्रूशन डिफेक्ट्स हैं, जैसे टेल पाइपिंग हो गया, फिश फेलिंग हो गया, ये सारे के सारे एक्सट्रूशन डिफेक्ट्स के अंदर में आती है। सरफेस क्रैकिंग में क्या होता है, जो जो हमारा जो हम एक्सट्रूशन प्रोसेस करते हैं, हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस मान लीजिए, तो उस दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर जो है काफी गर्म होता है। हम पहले ही आपको पता है कि फोर्जिंग के दौरान अगर हम कोई भी हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस कर रहे हैं तो हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको तब तक करते हैं कि वो पिघले मत मगर सॉलिडिफाई रहे, बट हम उसको जब टच करें तो वो अपने किसी शेप को लेने के लिए रेडी रहे, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब हम काफी टेम्परेचर का कंट्रोल अगर हमसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस दौरान जब प्रोडक्ट बन करके आता है तो उसमें सरफेस में क्रैक होती है। देखिए, हर चीज को करने का हमारे पास में पैमाना है कि हमको कब तक गर्म करना है, कितना गर्म करना है, अगर हमको प्रेशर बनाना है तो कितना बनाना है। तो उसमें भी वो सटीक नहीं होता, उसके साथ में हम टॉलरेंस लेकर चलते हैं कि इतना आगे पीछे हो जाएगा। बट कई बार डिफेक्ट्स इस तरह से हो जाती है, ऐसे सर्कमस्टेंशियल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, चाहे मशीन फेलियर के थ्रू, चाहे ह्यूमन एरर के थ्रू, है ना। तो उसके वजह से इस तरह के डिफेक्ट्स हमको नजर आते हैं, ठीक है। तो ये जो सरफेस क्रैकिंग है, ये बेसिकली हमको एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में, जिंक के अलॉय में हमको नजर आती है, ओके। इन सरफेस क्रैकिंग को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर, ओके, लोअर टेम्परेचर का इस्तेमाल करें, और हम हमारी स्पीड जो है, जब हम धकेल रहे हैं मटेरियल को एक्सट्रूड करने के लिए, तो उसकी स्पीड को हम थोड़ा लिमिटेड कर दें, तो हमारे सरफेस क्रैकिंग के जो डिफेक्ट्स हैं वो हमको नजर नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वन इज इंटरनल क्रैकिंग। इंटरनल क्रैकिंग में क्या होता है कि जैसे सेंटर बस्ट हो गया, है ना, सेंटर बीच का जो पार्ट है वो काफी पतला होकर के टूट गया, ठीक है, सेंटर क्रैक हो गया, है ना। फिर एरो हेड फ्रैक्चर हो गया, किनारे के जो एडजेस हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं कई बार, ओके। ये क्यों होता है? ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स। हम अपने मटेरियल को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो क्या होता है, कई बार वो डिफॉर्मेशन जोन पे चला जाता है। डिफॉर्मेशन जोन पे जाने की वजह से उसमें क्या होता है, जो सेंटर है वो टूट जाता है, बीच का पार्ट जो है टूट जाता है, उसमें उसके किनारे जो है खराब हो जाते हैं, और कई बार टूटने न टूट पाए तो वहां पे सेंटर के बीच में क्रैकिंग आ जाती है, ओके। तो अगर इसको अगर हमको ठीक करना है तो हम अपने डाई का एंगल, ओके, और इम्प्यूरिटीज को हम कम करें, ओके, और एक्सट्रूशन रेशो को भी हम थोड़ा सा सीमित कर दें, तो हम इंटरनल क्रैकिंग से बच सकते हैं, ठीक है। तो these are the extrusion defects. Next topic we are going to start is wire drawing, okay. This we will do in next video. Thank you all of you.